पहल क्लासेस। आई एम रचना। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? हमने देखा था, हम सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ रहे थे। हमने अपना फर्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स दैट इज ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना सेकंड सेल ऑर्गेनिल पढ़ने वाले हैं और उसका नेम है गोल्जी एपरेटस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं अपने कोर सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट हम बात करें गोल्जी एपरेटस के बारे में, तो गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? कैमलियो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? गोल्जी एपरेटर्स को सबसे पहले डिस्कवर किया। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि गोल्जी एपरेटर्स जैसी कुछ चीज सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, अब ये गोल्जी एपरेटर्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सब हमें देखनी है। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, ये स्ट्रक्चर है गोल्जी एपरेटर्स की। ओके, हम गोल्जी एपरेटर्स को गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। एक ही चीज है, दोनों नेम डिफरेंट डिफरेंट है। गोल्जी एपरेटर्स बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। ओके, यदि आपको ये चीज नजर आ रही है तो जो गोल्जी एपरेटर्स होता है वो क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होगी यहाँ पे आपको इस तरीके से। ओके, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होगी। ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स अरेंज होती है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्न। सिस्टर्ने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। जो गोल्जी एपरेटर्स होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है और इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। यदि गोल्जी एपरेटर्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में तीन आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीजें नजर आएगी। जो एक तो मैंने आपको बताई क्या होता है, इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इस तरीके की, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डायग्राम में छोटी छोटी ये गोल गोल चीजें नजर आ रही होगी। ठीक है, साइड के अंदर जहाँ पे मैं इनके अराउंड रेड कलर से मैं मेंशन कर रही हूँ, तो ये जो छोटी छोटी गोल गोल चीजें होती है बेटा, इनको बोलते हैं हम वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। तो एक तो हो गई ये बड़ी बड़ी जो चीजें नजर आ रही जिनको अपन सिस्टर्ने बोलते हैं, और सेकंड ये छोटी छोटी गोल गोल चीजें प्रेजेंट होती है यहाँ पे गोल्जी एपरेटर्स के पास में, इसको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। ये गोल्जी एपरेटर्स की क्या है? स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है ये तीनों चीजें। ओके, एक चीज होती है जो आपको नीचे की तरफ इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इन टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब्स बोलते हैं। ओके, इनको क्या बोला जाता है? टिब्यूल्स ही बोला जाता है। तो ये तीन तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही होगी। ये पूरी चीजें मिलकर क्या बनाती है? गोल्जी एपरेटर्स को फॉर्म करती है। ओके, अब ये जो गोल्जी एपरेटर्स होता है उसकी प्रेजेंस एक्चुअल में वो किस जगह पे अपन को सेल के अंदर मिलता है? तो आपने देखा होगा सेल जब पढ़ी थी तो हम ईआर पढ़ के आ रहे हैं। ईआर की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ थी? न्यूक्लियस था। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में इस तरीके से नेटवर्क होता है बहुत बड़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। ओके, तो इस ईआर के पास में ही क्या होता है? ये गोल्जी एपरेटर्स होता है। इस तरीके से ये सिस्टर्न्स बनी हुई होती है, ये वेसिकल्स होती है। ठीक है, इस तरीके से, और ये आपकी क्या हो जाती है? आउटर कवरिंग हो जाती है सेल की, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये न्यूक्लियस के पास में, ईआर के जस्ट पास में ही क्या होती है? हमारे पास में प्रेजेंट होती है गोल्जी एपरेटर्स। हमने जब ईआर पढ़ी थी तो एक डायग्राम देखा था, आपको याद होगा, मैं बताती हूँ, उसमें आपको नजर आएगा। इस डायग्राम में देखो, न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस के पास में ये क्या है? फ्रेम नेटवर्क नजर आ रहा होगा, इसको हमने क्या बोला था? ईआर। ओके, अब ये वाला चीज जो आपको नजर आ रही है ये क्या है? गोल्जी एपरेटर्स है। तो क्या ये न्यूक्लियस के पास में जो ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसी के पास में इसकी पोजीशन है? तो हमें समझ आई कि ईआर की पोजीशन कहाँ थी और उसी के पास में क्या थी? गोल्जी एपरेटर्स की पोजीशन होती है। ओके, सो समझ आया क्या होता है गोल्जी एपरेटर्स, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ओके, देखो क्या है, पढ़ते हैं हम। गोल्जी एपरेटर्स, द गोल्जी एपरेटर्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमलियो गोल्जी।
Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vesicles, flattened sacs arranged approximately parallel to each other in stacks called cisterns. It is absent in prokaryotes, mammalians, RBCs, sieve cells. Okay? ये किस किस चीजों में एब्सेंट होता है, कौन कौन सी सेल में एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी एपरेटस नहीं मिलेगा आपको, सीव सेल्स होती है उनके अंदर नहीं मिलता है, और आरबीसी मेमल्स की जो आरबीसी सेल्स होती है उनके अंदर भी आपको गोल्जी एपरेटस नहीं मिलता है, एब्सेंट होता है इन सब चीजों के सेल्स के अंदर. ओके, यहाँ पे हमने बात की ये जो स्टैक्स होते हैं, ये जो बन जाता है पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? सिस्टर्न्स बोलते हैं. पूरे को अरेंज हो रहे हैं पैरेलली, तो अरेंज है इस तरीके से एक दूसरे से, ये पैरेलली हुआ एक दूसरे के, ठीक है, ये इस तरीके से अरेंज करते तो ये क्या बना लेते हैं? स्टैक्स बना लेते हैं. इस स्टैक्स को क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स बोलते हैं. और ये जो एक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं. समझ आया? और वेसिकल्स क्या होती है? ये जो राउंड राउंड छोटी छोटी चीजें नजर आ रही है इसको हम वेसिकल्स बोलते हैं, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, ये सैक लाइक दिख रही है, उस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं. तो ये थी आपकी गोल्जी एपरेटर्स की डिस्कवरी. किसने की? वो दिखता कैसा है, किस जगह उसकी पोजीशन होती है. ओके, अब हमें देखने हैं इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस कि इसके फंक्शंस क्या है. सो गोल्जी एपरेटर्स की यदि फंक्शंस की बात करें तो इसके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है. फर्स्ट तो ये क्या करता है? लाइसोसोम्स होते हैं उनका क्या करता है? फॉर्मेशन करता है. ओके, लाइसोसोम भी एक सेल ऑर्गेनिल है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्जी एपरेटर्स करता है. कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे जब लाइसोसोम सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा यदि हम गोल्जी एपरेटर्स के फंक्शंस की बात करें तो वो क्या करता है? स्टोरेज करता है, ओके, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है. ठीक है, इसके अलावा यदि बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है मेलेनिन. ठीक है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है मेलेनिन, उसको सिंथेसाइज करने में भी क्या करता है? आपका गोल्जी एपरेटर्स है वो क्या करता है? हेल्प करता है. ओके, इसके अलावा पैकेजिंग वगैरह करता है, स्टोरेज करता है. तो कैसे करता है? आपकी बॉडी के अंदर कोई भी सपोज हमारे पास में ईआर थी, आपने अभी पोजीशन देखी, ईआर से यदि मैं बात करूं आर की, तो आर क्या करती है? आपकी आर होती है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन सिंथेसाइज करती है. क्या हम ये पढ़ रखा है हमने ये? ठीक है, तो जब ये प्रोटीन का सिंथेसिस करती है तो जो प्रोटीन है वो निकलता है और क्या होता है? हमारे गोल्जी एपरेटर्स के पास में आता है. ठीक है, ये गोल्जी एपरेटर्स इस प्रोटीन को लेगा और प्रोटीन को लेके ये क्या बनाएगा? इसकी पैकेजिंग करेगा, इसको स्टोर करके रखेगा. जो आगे किसी भी सेल एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर यदि प्रोटीन की नीड होती है तो इसके स्टोर करे हुए प्रोटीन को और अच्छे से पैकेजिंग करे हुए प्रोटीन को ये क्या करता है? उस सेल एक्टिविटी में हेल्प करता है प्रोटीन को देके. ओके, सो समझ आया किस तरीके से ये स्टोरेज करता है, चीज़ों की पैकेजिंग करता है, उनका मॉडिफिकेशन करता है. ठीक है, यदि कोई आपको सिंपल मॉलिक्यूल गिवन है, सिंपल मॉलिक्यूल दिया जा रहा है गोल्जी एपरेटर्स को, लाइक अभी मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ, तो प्रोटीन यदि सिंपल आपके गोल्जी एपरेटर्स को दिया जाता है तो वो उसको मॉडिफाई करेंगे, उसको स्टोर करके उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसको मॉडिफिकेशन करके आपका क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी को सिर्फ सिंपल प्रोटीन्स की नीड होती है, कुछ कुछ एक्टिविटीज होती है जिनमें डिफरेंट प्रोटीन्स भी चाहिए होते हैं. सो ये डिफरेंट प्रोटीन्स यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स को कौन कन्वर्ट करता है? गोल्जी एपरेटर्स. ओके, समझ आया? इसके अलावा लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा. अब लाइसोसोम का फॉर्मेशन करेगा वो आपको पता चलेगा जब आप पढ़ लेंगे कि लाइसोसोम क्या होता है. ठीक है, तो जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे तभी हम देखेंगे कि वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे करता है. ओके, चलो देखते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटर्स. Its function include the storage, modification, packaging and secretion of products vesicles. Okay, it involved in the formation of lysosomes. It helps in melanin synthesis. It involved in synthesis of cell wall and plasma membrane also. ठीक है, ये सेल वॉल है और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सिंथेसाइज करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है. जस्ट जब हम ईआर पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जो आपका
सेल मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करने में ईआर हेल्प करती है। कैसे करती है? वो प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है, जिससे किसकी सिंथेसाइज होता है, मेम्ब्रेन का सिंथेसाइज होता है, मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो आपके ईआर से प्रोटीन मिलता है, उस प्रोटीन को पैकेज करके मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। तो इस तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली ये क्या करता है, आपके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ओके, तो क्या समझ आया गोल्जी एपरेटर्स क्या है? इसके अलावा हमने उसके फंक्शंस देख लिए हैं। ठीक है, तो ये था गोल्जी एपरेटर्स, जिसमें आपको पता होनी चाहिए उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसकी डिस्कवरी किसने की और उसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको आने चाहिए, और जनरली वो सेल के अंदर किस जगह पे प्लेस होता है, उसकी जगह क्या है, पोजीशन क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, जो सब हमने पढ़ ली है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना दूसरा सेल ऑर्गेनेल, और वो कौन सा है? लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ना है। मैं जस्ट अभी बोल रही थी, जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटर्स कैसे करता है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम होता है, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाई है यही क्या है, आपकी लाइसोसोम्स है। ओके, लाइसोसोम्स भी एक तरह का सेल ऑर्गेनिल होता है, हम सेल ऑर्गेनिल पढ़ रहे हैं। तो जो सैक लाइक या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ओके, अब लाइसोसोम्स होता है, ठीक है, वो जनरली करता क्या है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, इसका मतलब ये किसी भी चीज का क्या करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमने देखा गोल्जी एपरेटर से होता है, बट होता कैसे है? सो फर्स्ट चीज, जो आपके लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम का फॉर्मेशन कौन करता है, आपकी ईआर करती है। ओके, समझ आया? लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनका फॉर्मेशन कौन करेगा, ईआर करेगा। अब ईआर से ये डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं और निकल के कहाँ चले जाते हैं, आपके गोल्जी एपरेटर्स के पास के अंदर आते हैं। ठीक है, इस तरीके से गोल्जी एपरेटर्स के पास आते हैं, ये गोल्जी एपरेटर्स बना लेते हैं हम। ठीक है, ये वेसिकल्स हो गई, ये डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे और आपके गोल्जी एपरेटर्स में आएंगे, वेसिकल्स के अंदर आएंगे। ठीक है, जैसे ही वेसिकल्स के अंदर आएंगे, वेसिकल्स में क्या हो जाएंगे, ये डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर हो जाएंगे। अब बाहर की तरफ भी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, वो वेसिकल की फॉर्म में, वेसिकल के अंदर आ चुके हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोर हो चुके हैं। अब पूरी की पूरी इस वेसिकल की फॉर्म में ही ये गोल्जी एपरेटर्स से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बोला था, डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हो, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाता है, ईआर बनाती है। ईआर से डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ आएगा, आपके गोल्जी एपरेटर्स में आएगा, गोल्जी एपरेटर्स की वेसिकल में आके वहां स्टोर हो जाता है। अब वो उस वेसिकल की फॉर्म में के थ्रू ही क्या करता है, गोल्जी एपरेटर्स से बाहर निकलता है। ओके, सो ये उस वेसिकल की फॉर्म में निकलता है, मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर हुए हुए एंजाइम्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से जब वो गोल्जी एपरेटर से बाहर निकलता है तो क्या बन के निकलता है, लाइसोसोम्स बन के निकलता है। ठीक है, तो समझ आया कि गोल्जी एपरेटर लाइसोसोम का फॉर्मेशन कैसे करता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है लाइसोसोम्स। They are tiny membrane-bound vesicles containing powerful digestive enzyme for intracellular digestion. ठीक है, लाइसोसोम्स absent in RBCs, लाइसोसोम होते हैं वो आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। लाइसोसोम्स आर synthesized by Golgi body and enzymes present in it are synthesized by RER. ठीक है, समझ आ गया? जस्ट अभी मैंने आप लोगों को समझाया है, एंजाइम कौन बनाता है, ईआर बनाती है, और ईआर में भी कौन बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ओके, और फिर उसके बाद में लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी एपरेटर्स करते हैं। ओके, समझ आया? आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा होगा, डायग्राम के अंदर एक सेल है, ये हमारी सेल है,
सेल के अंदर ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, ठीक है, जिसको हमने बाहर लार्ज व्यू निकाला है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स। ओके, जिसके अंदर ये जो डॉट 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 स्ट्रक्चर है ये तो बाहर वाली सेक लाइक स्ट्रक्चर, और अंदर ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है ये क्या है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। ठीक है, समझ आया। अब जनरली यदि बात करें आगे चले तो हम किसकी बात करेंगे, फंक्शंस की। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन तो होता है डाइजेशन करना, जो अभी हमने पढ़ा, जस्ट मैंने बताया है। क्योंकि ये क्या करके रखती है, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करके रखती है, तो सिंपल सी बात है ये मेन क्या करती है, डाइजेशन का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये एक तरह का डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोला जा सकता है। इसको एक तरह का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोला जा सकता है सेल का। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मतलब कोई भी चीज है, लाइक कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, वायरसेस आ गए, बैक्टीरियाज आ गए आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर, ठीक है, तो उन जो चीजें सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, और उनका क्या कर देती है, वेस्ट, वो चीज़ें वेस्ट है, हमारी सेल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, तो उनका डाइजेशन करती है। डाइजेशन करके क्या करती है, उनका एक डिस्पोजल की तरह काम करती है, डिस्पोजल सिस्टम की तरह। ठीक है, कि कोई भी वेस्ट चीज़ है उसको हटाने का काम किया उसने। ठीक है, इस तरीके से वो वेस्ट डिस्पोजल की तरह एक्ट करती है। क्यों, क्योंकि उसके पास में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी बैक्टीरिया आया जो आपकी सेल के लिए नीड नहीं है, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको क्या करेगी, डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करेगी और उसको क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। चलो आगे देखो क्या बोल रहा है ये, फंक्शंस। देयर मेन फंक्शन इज डाइजेशन। They are kind of waste disposal system. They help in digesting foreign materials and cells. Okay? सुसाइडल बैग, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लाइसोसोम्स होते हैं उनको क्या बोलते हो, सुसाइडल बैग बोलते हो, या फिर यदि आपको पूछा जाए कि सेल का सुसाइडल बैग कौन है, ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए लाइसोसोम क्या होता है, सेल का सुसाइडल बैग होता है। क्यों होता है, कोई भी ऐसी आपकी सेल है, ठीक है, वो डैमेज हो गई है, जब सेल डैमेज हो जाती है तो ये जो आपको लाइसोसोम्स होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं। लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं, इस तरीके से सेक लाइक स्ट्रक्चर ही तो होती है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सपोज क्या हुआ, आपकी सेल है वो किसी सिचुएशंस में या फिर कोई भी कंडीशन के अंदर क्या हो गई, डैमेज हो गई। क्या हुई, डैमेज हो गई आपकी सेल। तो जैसे ही आपकी सेल डैमेज हुई, ये लाइसोसोम्स होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं। क्या हुआ, लाइसोसोम ब्रस्ट हो गए। ब्रस्ट हो गए तो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम से वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल गए, अब डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकले तो सिंपल सी बात है वो डाइजेस्ट कर देंगे। तो आपकी जो सेल डैमेज हुई थी वो खुद ही की सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपकी सेल डाइजेस्ट हो जाती है। डाइजेस्ट होके क्या हो जाएगी, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये खुद ही की सेल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, समझ आया क्यों बोलते हैं। देखो क्या बोला कि कोई भी सेल है डैमेज हो गई है किसी कंडीशन में, तो आपके लाइसोसोम्स होते हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं। ब्रस्ट हो गए तो सिंपल सी बात है डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के ये क्या करते हैं, खुद ही की सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। समझ आया, क्या बोलेंगे, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। तो क्या अब आज के बाद हमें ध्यान रहेगा सेल का सुसाइडल बैग कौन होता है, लाइसोसोम्स। ठीक है, देखो पढ़ते क्या लिखे हुआ है, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, दैट इज इन केस ऑफ सेल डैमेज, lysosomes burst and their enzymes are released into the cytoplasm and they digest their own cells, so they also call suicidal bag। ठीक है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सेल का सुसाइडल बैग हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो किसको बोलते हैं, लाइसोसोम्स को बोलते हैं। तो क्या लाइसोसोम समझ आया, ये हमारा दूसरा क्या था, सेल ऑर्गेनेल था। तो लाइसोसोम्स क्या होता है, ठीक है, और उसके फंक्शंस हमने देख लिए, वो कहाँ प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो सब चीज़ें हमने देख ली, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं और अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल देखते हैं,
और वो सेल ऑर्गेनिल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब आपको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हो, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी सेल जो भी एक्टिविटी करती है उसके लिए उसको जितनी भी एनर्जी की नीड होती है वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है। सो एनर्जी प्रोवाइड करवाने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी होता है वो किसकी फॉर्म में करवाता है? एटीपी की फॉर्म में हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आज के बाद में हमेशा ध्यान रखना, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सुसाइडल ब्रेक ऑफ द सेल कौन होता है? लाइसोसोम्स होता है। ठीक है, अब पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी एनर्जी की जितनी भी नीड होती है बॉडी के अंदर सेल को काम करने के लिए, बॉडी को काम करने के लिए, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो कोलिकर एक साइंटिस्ट है। कौन थे? कोलिकर, जिन्होंने 1880 के अंदर इंसेक्ट सेल के अंदर, इंसेक्ट से उनकी सेल के अंदर सबसे पहले क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। समझ आया उसकी डिस्कवरी किसने की? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके की, आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर में आपको बाहर एक मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जनरली वो 2 मेम्ब्रेन होती है उसकी। कितनी मेम्ब्रेन्स होती है? 2। एक तो हो गई सिंपल सी बात है आउटर मेम्ब्रेन, जो आपको ये नजर आ रही है बाहर की तरफ, और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नजर आ रही होगी डायग्राम के अंदर फोल्ड लाइक। तो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? फोल्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो फोल्डिंग है वो इनर मेम्ब्रेन की कन्वर्टिंग है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन फोल्ड के रूप में प्रेजेंट होती है और आउटर मेम्ब्रेन जस्ट जनरली आउटर फॉर्म में आपको दिख रही होगी। ठीक है, ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग की फॉर्म में है। अब ये जो फोल्डिंग्स है, ठीक है, इनको बोलते हैं क्रिस्टी, और इनके अंदर आपको ये जो नजर आ रहा है, ठीक है, फ्लूइड डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, समझ आया? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने स्ट्रक्चर देख ली माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको क्या बोलते हैं वो भी हमने देख लिया। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड 2 ऐसे सेल ऑर्गेनिल्स है जिनके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, एंड खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? खुद के राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, अब स्ट्रक्चर हमने देख ली। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 membrane coverings. The outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. Just अभी बताया मैंने स्ट्रक्चर में कि फोल्ड लाइक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, These fold increase surface area for ATP generating chemical reaction. ठीक है, ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड की फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट होती है क्योंकि फोल्डिंग की वजह से जो इनर मेम्ब्रेन है उसका क्या हो जाता है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो जो एटीपी जनरेटिंग होती है केमिकल रिएक्शंस के लिए वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, एटीपी जनरेशन। अब देखो आगे, इट वॉज फर्स्ट सीन बाय कोलिकर इन इंसेक्ट सेल्स इन 1880. माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हमें क्या देखना है कि इसका फंक्शंस क्या होता है। सिंपली तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं बता चुकी हूँ, ये क्या करता है? कोई भी वर्क के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, किसकी फॉर्म में करवाता है? एटीपी की फॉर्म में करवाता है, और एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, चलो इसके अलावा ये जो एटीपी प्रोवाइड करवाता है तो क्रेब्स साइकिल होता है, हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आपका जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर एक क्रेब्स साइकिल आता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में। तो वो क्रेब्स साइकिल में एटीपी यूज्ड होते हैं। तो एटीपी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनडायरेक्टली ये किस में हेल्प करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज क्रेब्स साइकिल को भी होने में हमारी बॉडी में कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। ओके, देखो functions. Its main function is to produce, store and release the energy in the form of ATP. ATP की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क आपको पता होना चाहिए। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इट इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल इन विच एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या हमें समझ आया? आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखे? पढ़े 3 सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े। फर्स्ट हमने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा, सेकेंड हमने लाइसोसोम्स देखे और थर्ड हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।